1981. After that, we have given after the 10 years or 11 years, we do the census to know about how we have to make our government policies. Please go to do. After that, in the 2001 census and after the 2011 census, basically on the 2011 census, we have made so much government policies on the behalf of the population, and in this census, we have found that our country's population is the second largest population in the world. So right now I have told you about the education. क्या था एजुकेशन की पूरी ढंग से बात कर ली थी, ठीक है। एजुकेशन समझ में आ गया कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन के लिए। आई थिंक अब इसके ऊपर तुम लिख भी सकते हो। हाथ किसका टूटा है? हेल्थ की। हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो मुझे बताओ, एक अच्छी पॉपुलेशन है, यदि आप उसका हेल्थ सेक्टर इंप्रूव नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है वो पॉपुलेशन देश के डेवलपमेंट में योगदान दे पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं दे पाएगी, ऑब्वियसली बात है। अब इस हेल्थ के अंदर यदि हम बात करें तो बहुत सारे बहुत एक क्राइटेरिया के बिहार पे तो बहुत सारे हैं, बट मेन जो चीज है इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मेल न्यूट्रिशन के बारे में। मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या? पोषक। क्षेत्र की बात करें तो देखो यार, स्वास्थ्य एक कहते ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, तो ऑब्वियसली बात है एजुकेशन से पहले यदि बात करें तो भैया हेल्थ होना चाहिए। अब एक शिक्षा तो चलो ठीक है, एजुकेशन के अंदर क्या है तुमने बच्चे को सिखा दिया, बट बच्चा उसको सीखेगा कैसे जब तक उसकी हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं होगा। तो स्वास्थ्य सही कब होगा? जब उसके पास अच्छे पोषक तत्व होंगे, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपके न्यूट्रिएंट से मिलेंगे, जो आप 6, 7, 8 से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब का गाना बहुत बार सुन चुकी है। वे जो टीचर डांस बनाती थी आया उसका तो अलग था। बाय द वे बात है ऐसी कि हम बात करें मेल न्यूट्रिशन, मतलब क्या? वो मेल न्यूट्रिशन का हिंदी में मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण। अबे वाइटर कौन चला रहा है? हेल्थ के अंदर बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या? कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? जब किसी भी बंदे को पूरी तरीके से उसके पोषक तत्व न मिले। एग्जाम्पल के अंदर हाँ वो कह रहे हम कैसे कि देखो, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के बाद उसको जो सबसे पहला फूड डिलीवर होता है वो माँ का होता है। तो मालूम ही है 6 महीने बेसिकली क्या होता है? स्तनपान होता है। अब बाई चांस क्या हुआ कि वो जो बच्चा है उसको भैया माँ बेसिकली क्या है उसको एक तरीके से क्या हुआ, उसको जो उस टाइम पे जो दूध होता है, जो लैक्टस होता है जो माँ की तरफ से आता है, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली बहुत प्रोटीन से विटामिन होते हैं, ठीक है ना। वो क्या हुआ? नहीं मिला। उसके बाद उसको अच्छे क्या हुए? फूड ग्रेन्स नहीं मिले, उसको क्या हुआ? विटामिन नहीं मिले, मिनरल्स नहीं मिले, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले। तो एक तरीके से क्या होगा? फिजिकली एंड मेंटली बहुत क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। उसके सामने आप कुछ भी रख दो ना, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए भैया हेल्थ सेक्टर क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के अंदर यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे कि जब कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा बच्चा है जो बेसिकली क्या है? खाता पीता नहीं है, छोटे उम्र में क्या हमारे माँ बाप डांट मार के खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि भैया इस टाइम पे बॉडी जो होती है ग्रो होने लग जाती है। जब आपका जन्म होता है तो आपके अंदर 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। जब ये हड्डियाँ धीरे धीरे करके जुड़ती हैं तो इनको क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट जब फुलफिल नहीं हो पाती है तो क्या होती है? बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द मेंटली स्ट्रक्चर दोनों डिस्टर्ब हो जाता है। इस डिस्टर्ब के कारण क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन होता है। और इस मेल न्यूट्रिशन से क्या होता है? बेसिकली बच्चा जो होता है वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूप से बीमार होता है। मेरी बात समझे? जैसे कि आप कभी देखते होंगे कि किसी बच्चे की पूरी हड्डी दिखती है। एक कुत्ता को देखना जो कुत्ता भूखा रहता है, एक खाया पिया कुत्ता और एक भूखा कुत्ता, उसकी पूरी हड्डी दिखती है। तो वो जो हड्डी दिखती है ना उसको मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, बिल्कुल सूख जाता है। तो इससे क्या फायदा, इससे क्या नुकसान? इससे फायदा तो कुछ है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। मेल न्यूट्रिशन से ये शो होता है कि भैया आपकी कंट्री के अंदर फूड इनस्टेबिलिटी है। उसके साथ साथ छोटे बच्चों के अंदर यदि मेल न्यूट्रिशन होता है तो उससे क्या होता है बेसिकली आने वाले टाइम में वही क्या होगा? एक तरीके से बढ़ेगा। अब बाई चांस वो बच्चे क्या हुआ? बहुत जल्दी किसी बीमारी से ग्रसित हो गया कि भैया जिसके शरीर में इम्यूनाइजेशन पावर नहीं है। इम्यूनाइजेशन पावर कहाँ से आएगी? फूड से आएगी, और फिजिकल वर्कआउट से आएगी। अब इम्यूनाइजेशन पावर नहीं है तो वो बच्चा किस तरीके से है ना बीमारियों से लड़ेगा? तो वो क्या कर सकता है? एक तरीके से महामारी भी फैला सकता है। तो इसी के लिए क्या है भैया, गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली आपके रूरल एरियाज के अंदर एक स्कीम चलाती है जिसका नाम होता है मिड डे मील। अब ये मिड डे मील क्या है ये सबसे पहले समझाता हूँ। इसके पहले एक और चीज समझाता हूँ।
आजादी के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो भैया फूड इनस्टेबिलिटी थी, जिसके अंदर मैंने आपको ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ाया था, व्हाइट रिवोल्यूशन पढ़ाया था। अब ग्रीन रिवोल्यूशन इन द व्हाइट रिवोल्यूशन तो चल रहा था, बट उसके साथ साथ क्या था भैया, जिस एरियाज के अंदर चल रहा था वो नॉर्दर्न एरियाज था। नॉर्दर्न एरियाज में भी कौन से एरियाज जो बेसिकली क्या हो रहे थे, डेवलप होने की कोशिश कर रहे थे। अब और भी वो एरियाज है जो बेसिकली क्या बहुत पिछड़े है कि नहीं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो इंदौर और रतलाम, इंदौर और रतलाम आज पास ही के डिस्ट्रिक्ट है। इंदौर रतलाम में कंपेयर करें तो इंदौर ज्यादा डेवलप हुआ है इन कंपेरिजन टू रतलाम, और रतलाम धीरे करके क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो उसी की हम बात करें तो जब भैया उस टाइम पे जिस एरियाज के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था वो तो ठीक है, बट जहां पे नहीं चल रहा था वहां पे क्या था, एक तरीके से फूड इनसिक्योरिटी थी। फूड इनसिक्योरिटी के कारण बेसिकली क्या था भैया, बच्चे जो थे भूख के कारण मर रहे थे। अब जब बच्चे भूख के कारण बढ़ रहे थे तो वहां पे बेसिकली क्या था, जो पेरेंट्स लोग थे और जो भी अदर लोग थे वो क्या था, बहुत ज्यादा चिंतित थे। इसके कारण उस एरियाज के अंदर चोरी चकारी भी बहुत ज्यादा होती थी। तो भैया इन सबको देखते हुए जब एक तरीके से क्या किया गया, काउंटिंग की गई, एक तरीके से डाटा निकाला गया, तो डाटा के अंदर ये पता चला कि नियर अबाउट 60 to 65% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज बेसिकली माल न्यूट्रिश्ड। माल न्यूट्रिश बेसिकली क्या, वो एक तरीके से क्या कुपोषित है। हाउ दे आर कुपोषित, बिकॉज उनको एक टाइम का अच्छे ढंग से खाना नहीं मिलता है। गाँवों के अंदर भी है, शहरों के अंदर भी है, ठीक है ना। गाँवों के अंदर कैसे, गाँवों के अंदर भैया आप देखते होंगे कि बेसिकली आप लोग तो अच्छे फैमिली से आए हो तभी आप शहर के अंदर बैठे हो। गाँव के अंदर भैया जैसे कि क्या हो गया, जो आपके ये थोड़े ऑकवर्ड यूज कर रहा हूँ, तो सॉरी ऑकवर्ड वर्ड भी यूज नहीं करता हूँ। एक लो कैटेगरी के जो लोग होते हैं, लो कास्ट के लोग होते हैं, वो अपने बच्चे को ढंग से खाना पिला नहीं खिलाते हैं। वो उनको उसी टाइम पर खाना पीना खिलाते हैं जो उनके बाप दादा खिलाते थे, कच्चा घास खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बट उससे क्या भैया बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं आते हैं। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील स्कीम योजना चलाई। ये मिड डे मील स्कीम योजना जो है बहुत किफायती योजना है। हाउ इज बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन वेलफेयर, बिकॉज देखो जो मिड डे मील होता है ये बेसिकली क्या होता है, स्कूल्स के अंदर दिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक टाइम का खाना बच्चों को फ्री दिया जाता है। एक टाइम का भैया मिड डे मील जो होता है, मतलब पर डे आपको क्या देना है, खाना देना है। तो इसके अंदर जो आपका दोपहर का भोजन होता है, नून का जो भोजन होता है, वो भोजन बेसिकली क्या दिया जाता है, फ्री दिया जाता है। और इस भोजन के अंदर दाल, चावल, ग्रीन सब्जी, चपाती, रोटी, एक रायता, ये सारा देके जब ये बच्चा एक टाइम खाता है, बेटा मुंह में पानी मत ला, जब बच्चा खाता है तो उसको भैया क्या है, दिन प्रतिदिन यदि वो एक टाइम भी खाएगा ना तो वो माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। क्योंकि देखो दाल के अंदर प्रोटीन्स मिल गए, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, सब्जीज के अंदर बेसिकली फैट्स मिल गए, विटामिन मिल गए, चावल के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए। उसके बाद आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो डिफरेंट टाइप के आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ इसका एक अदर बेनिफिशियरी क्या है, क्योंकि देखो ये क्या है, जो ये खाना है भोजन, ये क्या है, फ्री में मिल रहा है। लोगों को फ्री का खाना बहुत पसंद है, देखते भंडारे के अंदर भी। तो इससे क्या होगा कि ये मिड डे मील जो है ये कहाँ, स्कूल्स के अंदर चल रही है। तो बच्चे क्या होंगे भैया, पढ़ने के लिए आएंगे। मेरी बात समझे, तो भोजन को पढ़ाई के साथ जुड़ा है। तो ये मिड डे मील स्कीम योजना, समझे। तो ये हमने बात करी मिड डे मील स्कीम योजना की। उसके बाद आके टर्शरी सेक्टर में ये भी याद रखना, टर्शरी के अंदर सर्विसेज सारी आती हैं। इन सर्विसेज के अंदर मेनली जो आता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं। बैंकिंग किसके अंदर आएगा, सर्विसेज के अंदर आएगा। सुविधाएं दे दी ना, आपके डॉक्टर्स भी किसके अंदर आएंगे, क्या टर्शरी, ठीक है, समझे बचवा। हाँ, तो हम बात करें, अब देखो मैं तुम्हारी किताब से थोड़ा ऊपर और बताता हूँ। बात करें इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की हालत की, तो भैया बहुत ही खराब है। बच्चों वाला तो मैंने तुम्हें बताया था, मेल न्यूट्रिशन वाला, ठीक है ना। वो अभी तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे, क्वाशियोर और वो बीमारी मेंड जो भी है, हाँ मेरेस्मस एंड क्वाशियोर, ठीक है ना, वो पढ़ोगे। तो कुपोषण की बीमारी वो देख लेना, विटामिन की कमी से होती रहती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी ऊपर लेवल की। कहाँ की बात करते हैं, हमारे एज की और हमसे बड़े वाले एज की, मतलब दादा दादी की। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की क्या कंडीशन है। क्वेश्चन ये राइज होता है, कितने लोगों को डॉक्टर बनना था, यहाँ में बहुत टाइप के डॉक्टर होते हैं। पहले मैं पानी पी लूं। इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की बात करें तो भैया हम डॉक्टर्स की इंडिया के अंदर यदि हम बात करें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बड़ी बद से बदतर हालत इंडिया में डॉक्टर्स की।
इसका हमने रिजल्ट हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि इंडिया के अंदर नियर अबाउट 5.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। हाउ? एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, और उसके अंदर भी मेन चीज थी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हो क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली होते हैं जो आपके बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे कि आपका स्कूल है, स्कूल ऑफ बिल्डिंग बोलते हो, फोर्थ से ही बोलते आए हो। बट जब आप इसको एक तरीके से क्या हो, थोड़े अच्छे लेवल में अच्छी, मतलब एक होता ना सिनोनिम, तो एक अच्छा सिनोनिम जो आप उपयोग करोगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे कि दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दीस स्कूल्स। ब्लॉसम हैज 3 इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब ब्लॉसम के पास 3 इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। बिल्डिंग नहीं है, जो आपकी न्यू बिल्डिंग बोलते हो ना, वो बेसिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का एक पार्ट है, मतलब एक बिल्डिंग टाइप है। तो बात करते हैं हम मेडिकल के अंदर डॉक्टर्स की, हेल्थ सेक्टर के अंदर डॉक्टर्स की हम बात करें तो भैया डॉक्टर्स की हालत बड़ी बद से बदतर है। क्यों? क्वेश्चन क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंडिया के अंदर एक कहावत है कि वकालत और डॉक्टरी उसी को करना चाहिए जिसको पुश्तैनी मिली हो। मेरी बात समझे? यस सर। भैया वकालत और डॉक्टरी उसी की चलती है जिसकी पुश्तैनी हो। यदि आपकी पुश्तैनी चल रही है तब तो ठीक है, यदि आपकी पुश्तैनी नहीं है तब तो बिल्कुल ना करो, है कि नहीं? तो यही चीज क्या है हमारे इंडिया के अंदर है कि इंडिया के अंदर जो डॉक्टर है, डॉक्टर बनाने की फीस इतनी ज्यादा है कि भैया लोग डॉक्टरी पढ़ना ही पहले भूल जाते हैं। और चलो बाई चांस डॉक्टर बन भी गया, अब सपोज मैं मेरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है? मैं हूँ, मुझे क्या डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर के अंदर क्या किया, पहले 11th-12th के अंदर नीट का नाम सुना ही होगा। नीट की मैंने प्रिपरेशन करी। नीट की प्रिपरेशन के अंदर ऑब्वियसली बात है मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा। कोचिंग जाऊंगा तो 4 लाख रुपए पहले फूकूंगा, 4 लाख मैंने यहाँ फूका, ठीक है? हाँ भैया 4 लाख फूका, उसमें भी मेरे 1-2 अटेम्प्ट में निकले नहीं, मतलब 2-3 साल और मेहनत करो, लो ले देके 6 लाख रुपए यहाँ पहुंच गया। 6 लाख मैंने फूक दिया। अब 6 लाख फूकने में मुझे क्या बोला, डॉक्टर का कोई सा भी क्या हो गया, कॉलेज मिल गया। अब कॉलेज मिल गया तो जब कॉलेज मिलने के बाद जब कॉलेज के अंदर जो फीस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, आपको किसमें करना है, तो भैया 1 साल का नियर अबाउट जो डॉक्टर एक बंदे की वो होती है, क्या बोलती है, फीस होती है 2.5 लाख से 3 लाख होती है आमतौर पे, 1 साल की आमतौर पे। फिर उसके अंदर भी वेरियस कैटेगरीज होती है जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, डोनेशन करना पड़ता है, मतलब और पैसे देने पड़ते हैं, मतलब जितना अच्छा डॉक्टर बनना है, जैसे कि सर्जन बनना है, तो यह सर्जन बनने के लिए ऑब्वियसली बात है ना, आपको बेसिकली अच्छे डॉक्टर कंसल्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काटना कैसे, चूरा कैसे खोपना, तो चाकू सही, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा हुआ ना, वो है ना, डॉक्टर प्रैक्टिस करना है तो अच्छे के पास जाना पड़ेगा, अच्छे के पास जाना है तो ज्यादा पैसा फूकना पड़ेगा, ज्यादा पैसा फूकने में नियर अबाउट 30 से 40 लाख रुपए और लग जाते हैं। ये भैया मैं उनका बता रहा हूँ जो पुश्तैनी है, पहले बता रहा हूँ, हाँ 30 से 40 लाख। अब ये 40 लाख फूक दिए, ऐसे 40 लाख 3 से 4 साल और चलते हैं तो नियर अबाउट 1 करोड़ समथिंग डॉक्टरी में फूके जाते हैं। 1 करोड़ समथिंग मैंने फूक दिया। अब 1 करोड़ समथिंग फूकने के बाद मैं क्या बना, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गया। अब यदि मैं प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गया तो ऑब्वियसली बात है भैया, मेरी सबसे पहले नीड क्या होगी कि जो मैंने ये 1 करोड़ फूका है इसके बदले में 4 करोड़ प्रोड्यूस करूं, है ना? ये समझ गए ना इतना? अब ना, अब बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो रूरल एरियाज में आपकी बिलोंग करती है, करती है कि नहीं? करती है, रूरल एरियाज में बिलोंग करती है। अब रूरल एरिया से बिलोंग करती है तो वैसे बात है डॉक्टर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, रूरल एरियाज में करना पड़ेगा। अब रूरल एरियाज के लोगों के पास इनकम होती क्या होती, मेरी बात समझे? तो भैया लोग डॉक्टरी करते हैं ना, तो डॉक्टरी करने के बाद मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े जो आपके शहरों के हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर लग जाते हैं, तो जिसके कारण गांवों की जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो इंप्रूव नहीं हो पाती है। मेरी बात समझे? यहाँ पे ये क्यों जाना चाहते मैंने ये बताया, और इसका खामियाजा हम कहाँ भुगतते हैं, कंट्री के डेवलपमेंट में। तो इससे क्या हुआ, इससे ये डाटा निकाला गया कि हर 1.5 लाख पर्सन पे सिर्फ 2 डॉक्टर है। मतलब 1.5 लाख लोगों का इलाज करना है ना, तो उन 1.5 लाख लोगों को अच्छे तरीके से जो इलाज कर सकता है उसके लिए केवल और केवल 2 डॉक्टर हैं। तो ये है इंडिया की कंडीशन, और ये चीज हमने, इसका रिजल्ट हमने कोविड में देखा।
ईयर के अंदर रूरल एरियाज के अंदर आपके बेसिकली क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज सुधरी नहीं है। इस जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। डॉक्टर नहीं है तो बिल्डिंग का क्या चार्ट डालेंगे क्या? सही है ना? Yes, sir. जब डॉक्टर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं। इसलिए भैया जो आपके केसेस थे कोविड के अंदर, जो आपके बनारस यूपी का आपने देखा होगा, बनारस में लाशें बिछ गई थी गंगा नदी के आसपास, तो लाशें पता है कहाँ की थी? बनारस के आसपास के रीजन की थी, और उस रीजन के अंदर डॉक्टर्स नहीं थे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं। समझे मेरी बात? Yes, तो sir. ये बात समझ में आई बात? Yes, sir. तो बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भैया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री डेवलपमेंट। यदि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुधरा नहीं है, तो भैया आपको आप कंट्री बिल्कुल डेवलप नहीं कर सकता है। बिल्कुल स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा तो भैया कौन ठीक होगा? समझे मेरी बात? Yes, sir. तो ये है बात इसकी। तो ये हो गया हेल्थ सेक्टर। टाइम कितना हुआ? इधर अबॉर्शंस बहुत चले हैं, मालूम है कि नहीं? Yes, sir. अबॉर्शन नहीं मालूम? इसको भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, तो उसके कारण भी भैया हेल्थ सेक्टर बहुत पीछे रहा है। अब बोलोगे वो कैसे? क्योंकि देखो यार, औरत जो होती है वो शरीर को ज्यादा एक तरीके से क्या है, मेल के कंपेयर ज्यादा समझती है। बोलोगे कैसे? ये भी कुछ देखो, लड़के को क्या है, सुबह उठो भले नहा के धो के नहीं आए, बाल हो या ना हो, बस क्या है शर्ट नाम का पेंट आने का क्या Yes, है, sir. बिकॉज मैं ऐसे ही करता हूँ। बात करें औरत, हाँ लेडीज की, गर्ल्स की, औरतों की, तो पहले देखेंगे कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं, ठीक है, मेरे चेहरे पे कहीं पिंपल कर सकती है। अब देखो मैं तुमसे एक चीज, एक क्वेश्चन अभी जस्ट मैं तुमसे पूछे बताओ, लड़कों को नहाने में कितना टाइम लगता है आमतौर पर? साइकोलॉजिकली चीज बता रहा हूँ। फीमेल डॉक्टर से भी बन जाती है तो ज्यादा केयर होती है, उनको पता होता है, और इमोशनल भी होती है इन कंपेरिजन टू मेन। ठीक है ना? Yes, sir. बस थोड़ा बेरोजगार किसको बोलते हैं? जिसके पास नौकरी ना हो। Yes, sir. पास नौकरी ना हो, Yes, sir. नौकरी नहीं होगी तो फिर छोकरी नहीं होगी, Yes, sir. छोकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। तो ले देखिए वो एक तरीके से अब क्या है, दुनिया के ऊपर बोझ है। समझे मेरी बात? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग याद रखो, ठीक है? याद करने का बता रहा हूँ। Yes, sir. No, really. क्या हो गया दीदी? अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये दो टाइप के, Yes, sir. एक होता है सीजनल, एक होता है डिस्गाइज। अब सीजनल क्या, डिस्गाइज क्या, क्वेश्चन ये राइज होता है। तो भैया देखो, दुनिया के अंदर कुछ काम है जो भैया बेसिकली क्या परमानेंट होते हैं, चलते रहते चलते रहते चलते रहते, तो कुछ काम क्या है सीजनल, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स क्या होते हैं, सीजन के वाइज आते हैं। Yes, sir. तो भैया आप लेबर भी रखोगे तो सीजन के वाइज रखोगे। यदि ये भी एग्जाम्पल हटाना है तो पट्टे का लगा सकते हो। पट्टा तो सबने देखा है। Yes, sir. पट्टे में ईंटें कब बनती हैं? गर्मी. गर्मी में बनती हैं, ठंड और गर्मी में बनती है। Yes, sir. ठंड गर्मी में बनती है और बारिश में बंद रहती है। Yes, sir. तो भैया वो जो लेबर है वो जब 6 महीने काम करेगा तो उसको वहां की सैलरी मिलेगी, तो उस काम को बेसिकली हम बोलेंगे सीजनल एम्प्लॉयड। मतलब सीजन में क्या वो एम्प्लॉयड है। उसके बाद जैसे ही बारिश चलेगा, राखी तक चलेगा, तो क्या होगा, भट्टा बंद हो जाएगा, तो उस टाइम के लिए क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयड। तो भैया वो वर्कर्स जो बेसिकली क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको सीजनल एम्प्लॉयड बोलते हैं। और उसी सीजनल एम्प्लॉयड के एवज में आपकी सीजनल क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जनरेट होता है। मतलब कैसे कि देखो कोई पर्सन है, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर गेहूं उगाया, गेहूं सिर्फ 4 महीने होगा, काटा, फिर बारिश आ गया, रुक गया। अब बारिश में तो कोई फसल नहीं लग सकती, ठीक है ना? तो बारिश के टाइम पे कोई फसल नहीं लगी तो उस टाइम पे क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा, बेरोजगार होगा। तो उसको क्या बोलेंगे उस टाइम पे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, मेरी बात समझे? क्योंकि देखो हर 6 महीने में क्या है, वापस से बंदा काम पे लग जाता है, सही है? जो नुकसान होता है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से। अब इसमें क्या है, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन ये है कि डिस्गाइज मतलब क्या होता है। डिस्गाइज मतलब होता है एक्स्ट्रा, ये नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। अब जैसे कि देखो तुम्हारी क्लास है, Yes, sir. तुम्हारी क्लास में सोशल के कितने टीचर्स हैं? मैं वो मोनू सर है, ठीक है? अब
मोनो सर यदि कहीं इंगेज होते तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, Yes, sir. और मैं इंगेज होता हूँ तो फिर मोनो सर पढ़ाते हैं, यही है। Yes, sir. अब सपोज समझो कि तुम क्या हो, एक तरीके से तुम्हारे पास 10 सोशल के टीचर हैं, Yes, sir. 10 सोशल के टीचर हैं, Yes, sir. और पढ़ाना क्या है, तुम्ही को पढ़ाना है। अब मैं इन 10 सोशल के टीचर को तुम्हारे ऊपर तो प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंट मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। और कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, जितने बच्चे होंगे। तो यही होता है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि भैया कोई भी वर्किंग एरिया जहां पे आपके पास क्या एक्स्ट्रा लेबर है, आप उस एक्स्ट्रा लेबर को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। और वो रिड्यूस होने के बाद क्या होता है, जो वो लेबर हो जाता है वो क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी बात समझे? एग्रीकल्चर के अंदर बात करें, खेती में लेबर फोर्स रिक्वायरमेंट होती है। Yes, sir. इसमें क्या होता है, डिस्गाइज में ये होता है कि भैया जितना वर्क फोर्स है उससे ज्यादा आपके पास मतलब जितना वर्क है उससे ज्यादा आपके पास वर्क फोर्स हो, तो आप क्या करोगे, उसको रिड्यूस करोगे। तो रिड्यूस करोगे तो भैया वो वर्क फोर्स क्या होगी, अनएम्प्लॉयड होगी। तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझे मेरी बात? अनएम्प्लॉयड मतलब समझ बेरोजगार, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। समझे? आ रहा आधी वाली अंतर समझो। मैं अनएम्प्लॉयड कह रहा हूँ, तो जो अनएम्प्लॉयड होगा उसी के कारण तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो शहरों के अंदर यही होता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये जनरेट होता है कि भैया बच्चे को मालूम ही नहीं होता क्या करना रहता है। ठीक है ना? समझे? जैसे कि आप सुनते होंगे कि आजकल के इंजीनियर क्या बेरोजगार हैं, सुनते हो? Yes, sir. बोले सर आप भी तो हो, बातें ऐसी। यदि आप आमतौर पर सुनते हो कि जो आपके पेरेंट्स हैं, चचा लोग हैं, चची लोग हैं, रिलेशन वाले हैं, ये सारे क्या बोलते हैं, क्या डिस्गाइज मतलब क्या है कि भैया इंजीनियर बहुत सारे क्या निकम्मे हैं, नकारे हैं, बेरोजगार हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि भैया जो बेरोजगार निकम्मा है ना, उसको ये नहीं मालूम उसको करना क्या है। ठीक है ना? जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने बहुत सारी फील्ड खुलेगी, बहुत सी फील्ड खुलेगी। और बहुत सारे फील्ड में आप अपने आप को क्या समझते हो कि भैया ये सारे फील्ड के अंदर मैं घुस जाऊँ, मेरा हाथ एक इधर चले, मेरा बैंड उधर चले, मेरा पाँव उधर चले, ऐसा नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर टास्क चूज करना पड़ता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क। उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर जब आप मास्टर हो जाते हो तब आप क्या होते हैं, एम्प्लॉयड क्या होते हो, जनरेट हो जाते हो, और एक तरीके से क्या करते हो, अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। और वहीं दूसरी ओर जो ऐसे महानुभव होते हैं, इनको ये नहीं मालूम होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जिसके कारण इनको पता ही नहीं चलता है कि जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भैया जब इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, क्योंकि भैया टाइम तो चलता रहता है, तो ये सीख नहीं पाते तो भैया कंपनी इनको लेती नहीं है, और जब कंपनी लेती है तो ये बेरोजगारी बढ़ाते हैं। समझे मेरी बात? Yes, sir. तो ये है मैटर। तो इसीलिए आपके जो देखो अभी 9th क्लास से आपके ऊपर सर बेसिकली क्या भी करना पड़ता है ना? पट्टी पाड़ा में 1 से लेकर 20 तक का टेबल ही देखा है, पता ही नहीं चला कि 21 से लेकर 25 के भी टेबल होते हैं, 21 से लेकर 1000 के भी टेबल बनाने पड़ते हैं। तो भैया ऑन द टाइम क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है। अब यही जो बंदे जो टाइम के साथ अपग्रेड हो जाते हैं वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं, और जो नहीं हो पाते वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। मेरी बात समझो? Yes, sir. समझे ना? तो ये होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको रिड्यूस करने का कारण, इसको रिड्यूस करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट मेन स्टेप्स ये है कि बंदे को भैया खुद पे बिलीव होना चाहिए कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। पहले माइंड 9th 10th में आते ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया मुझे करना क्या है। ठीक है ना? समझे मेरी बात? Yes, sir. 9th जितने कम टाइम में आपको आपका गोल क्लियर दिख जाता है, उतने कम टाइम के अंदर आप अच्छे एम्प्लॉयमेंट अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को सेटल कर सकते हो। यही आपका स्कूल आपके साथ करता है, आपको पहले से बता देता है, 6 7 8 से पूछता है कि भैया क्या करना है क्या करना है, पूछ रहा होगा ना? अब तुमने कभी लॉजिक नहीं लगाया होगा क्यों ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का मेन कारण ये है कि भैया आगे जाके जब तुम उस कोर फील्ड के अंदर काम करोगे तो तुम बाकी भीड़ से अलग दिखोगे। क्यों? क्योंकि भैया बाकी भीड़ को वो नहीं मालूम होगा, उनको मालूम करने के लिए भैया उनको फिर वापस से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट ये टाइम इन्वेस्ट तुमने पहले ही अपने स्कूल्स के अंदर कर लिया है, तो तुम उसके आगे की चीज सीख पाओगे। जब तुम आगे की चीज सीखोगे तो तुम्हारी वैल्यू उन लोगों के कंपेयर ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा अच्छी नौकरी होगी, ज्यादा अच्छी नौकरी होगी तो ज्यादा अच्छी छोकरी आएगी, और ज्यादा अच्छी छोकरी आएगी तो ज्यादा अच्छी शादी होगी। समझे मेरी बात? Yes, sir. बस एंड टू जिंदगी है। लोग कहते हैं आईआईटी क्यों करना है, तो जवाब नहीं होता है। हमसे पूछा आईआईटी क्यों करना है, तो बोला हमको तो आईआईटी करना इसलिए था ताकि भैया हमें अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी तो जिंदगी फैंटूस चलेगी। बस अपना फंडा ये था। अब ना आईआईटी हुई, ना अच्छी नौकरी मिली, ना अच्छी